व्यक्ति विशेष, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों के बाद जो बुनियादी जरूरत है समाज की वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। 87% बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनकी जो नुमाइंदगी करते हैं एक संगठन के बैनर तले, शिक्षक वित्त विहीन शिक्षकों की जो बैनर है उसकी नुमाइंदगी करते हैं अजय सिंह। आने वाले दिनों में उनका किस तरीके का शिक्षकों के प्रगति में योगदान होने वाला है, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। क्योंकि आने वाले दिनों में 6 सीटें जो आज खाली चल रही हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षकों की, यानी कि शिक्षक निर्वाचन की, वो भरी जाने वाली हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरमियाने बीच अजय सिंह किस तरह उन शिक्षकों के लोगों के लिए एक रूपरेखा बना रहे हैं, एक वस्तुस्थिति तैयार कर सकते हैं जिसका फायदा आने वाले दिनों में इस बड़े तबके पर पड़ सकता है। अजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। हम आपसे जी आशुतोष जी, मेरा नमस्कार है, प्रणाम है आप लोग को, और मेरा विशेष धन्यवाद भी है आप लोगों को कि आप लोग समय समय पर शिक्षकों को और शिक्षा से संबंधित करते रहते हैं। और विशेष धन्यवाद है कि आज इस व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रण दिया। चलिए, तो हम सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 87% बच्चों को पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो वित्त विहीन शिक्षकों के आज कंधे पर है। और ये जो कोविड-19 का काल चल रहा है इस समय, उसमें जिस तरीके के परिवर्तन आए हैं, निश्चित रूप से उसके लिए एक रूपरेखा होगी और क्या करना है आगे। लेकिन सवालों के तौर पर ये वित्त विहीन शिक्षकों का सबसे बड़ा प्रश्न है मानदेय का, कि इस वक्त वो क्या करें, स्कूल उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। और कई आंदोलन उन्होंने किए हैं इस तरीके के। शिक्षकों की अगुवाई की आज की तारीख में वित्त विहीन शिक्षक, आप कहाँ खड़ा पाते हैं वित्त विहीन शिक्षक को कि वो उसकी ज़िंदगी कैसे आगे चलेगी? बड़ा प्रश्न है ये आशुतोष जी। उत्तर प्रदेश का जो वित्त विहीन शिक्षक है वो पिछले 28 सालों से प्रदेश में संघर्ष कर रहा है। इन 28 सालों में शिक्षकों ने बड़ा ऊंचा नीचा दौर देखा है और अपने संघर्ष के दौरान उन्होंने सरकारों को अपने साथ नहीं पाया। वित्त विहीन शिक्षक अपने संघर्ष में आगे ही बढ़ रहा था कि ये कोरोना का काल आ गया। कोरोना 25 मार्च से लॉकडाउन की स्थिति है। और मैं बता दूं आपको कि वित्त विहीन शिक्षक 80% से ज़्यादा वित्त विहीन शिक्षक माह मार्च से बिना एको पैसा विद्यालय से पाए किसी तरह अपनी ज़िंदगी निर्वहन कर रहा है। और वास्तव में उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है, उसकी स्थिति बहुत मार्मिक है। और आज की तारीख में उसके जीविकोपार्जन का, जीवन मरण का प्रश्न खड़ा है, जिसको लेकर के हम लोग उसके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी बात को सरकारों के पास मजबूती से रख रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपना सब कुछ दांव पे लगा करके आज वित्त विहीन शिक्षक को बचा करके शिक्षा व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आम लोगों के समझने के लिए मेरा ये सवाल है कि जो वित्त विहीन शिक्षक होते हैं, कई बार इस शब्द को बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देके आम आदमी नहीं समझ पाता। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसे स्कूल की परिकल्पना की गई जो एक प्रबंधक जिसको संचालित करेंगे, और जहां स्कूल नहीं है सरकार, मैं विस्तार से बता देता हूँ। वहां पर मेरा प्रश्न पहले पूरा हो जाए कि वो वहां पर उसको एक स्कूल बना करके बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना है, तो यहीं से एंट्री होती है उस शिक्षक की जो वित्त विहीन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो वित्त विहीन शिक्षकों और तदर्थ शिक्षकों की उस दुर्दशा के लिए दरअसल जिम्मेदार कौन है? ये पूरा मामला क्या है? आशुतोष भाई, उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा है वो 3 तरह के स्कूलों में चलती है। एक तो राजकीय विद्यालय है,
उनके शिक्षक हैं। दूसरा सहायता प्राप्त विद्यालय हैं राज्य सरकार से, जिनको हम एडेड विद्यालय भी कहते हैं। और तीसरा प्राइवेट स्कूल है। हम लोग प्राइवेट स्कूल में कभी कभी बड़ी गलत कल्पना कर लेते हैं कि प्राइवेट स्कूल, जैसे हम सोचते हैं लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ही प्राइवेट स्कूल है, या लेरेटो लामार्ट्स ये प्राइवेट स्कूल है। गाँवों में भी प्राइवेट स्कूल है। मैं मानता हूँ कि कुछ 4-5% ऐसे विद्यालय हैं जो बहुत बड़ी फीस लेकर के प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल हैं, जहां पुलिस के थाने नहीं हैं, वहां पर भी खुले हुए हैं और हमारे प्रदेश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उन स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हीं को वित्त विहीन शिक्षक कहा जाता है। हालांकि वित्त विहीन तो बड़ा परिमार्जित शब्द है, लेकिन फिर भी ये नाम अच्छा नहीं है। वित्त विहीन शिक्षक एक ऐसा शिक्षक है, एक ऐसे विद्यालय में पढ़ाता है जिस विद्यालय में राज्य सरकार की किसी तरह की सहायता या केंद्र सरकार की किसी तरह की सहायता, आर्थिक योगदान उसमें नहीं होता है। वो पूर्णतः निर्भर करता है जो हमारे गार्जियन बच्चों के द्वारा जो फीस ली जाती है उसकी स्रोत पर, और उसी स्रोत के माध्यम से उनको, उनके शिक्षकों को और विद्यालय को बढ़ाया जाता है, उनके शिक्षकों को वेतन दिया जाता है। ज़्यादातर विद्यालय ये ऐसे हैं जिसके शिक्षकों को 2000 से लेकर के 4000-5000 तक वेतन मिलता है। और हमारी जो लड़ाई है इन वित्त विहीन शिक्षकों की, इनकी गुहार है कि साहब हम भी हाई स्कूल इंटर को वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे राजकीय शिक्षक पढ़ाते हैं, जैसे एडेड के शिक्षक पढ़ाते हैं। हमारा भी वेतन मिलना चाहिए, और इतना वेतन मिले कि हम, जैसे 4000 रुपये पाने वाला हमारा बेटा या हमारा शिक्षक, जो हमारा भाई है वो MA B.Ed है, 4000 रुपये में वो अपने आप को आदर्श व्यक्ति की तरह प्रस्तुत नहीं कर पाता। कभी कभी उसके कपड़े बच्चों के कपड़ों से गंदे होते हैं जब वो क्लासरूम में पढ़ाना जाता है। तो उसको इतना तो मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सके, और उसके ऊपर जिम्मेदारी है पढ़ाने की। वो जो शिक्षक है वो वित्त विहीन शिक्षक है, एक बात। दूसरी बात जो इसकी दुर्दशा है, जैसे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व तय है। 8 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश से शिक्षक विधान परिषद में जाती हैं। उन सीटों पर लंबे समय से शिक्षक प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, पर समय का चक्र है, और उस समय के चक्र में लंबे समय से जो सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रतिनिधि हैं, वेतनभोगी शिक्षक जो हैं, उनके जो लोग हैं वो वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो शिक्षक के नेता हैं उनको गुटों और दलों से बाहर रहना चाहिए। वहां पर अब हम वेतनभोगी की बात करेंगे और प्राइवेट स्कूल की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सीट बची रहे विधान परिषद में, ये भावना गलत थी। और शायद इसी भावना के कारण जो ये बिना वेतनभोगी शिक्षक है, इसकी बात वहाँ नहीं उठी, और जब भी उठी तो इस तरह उठी कि सरकार से इनको सहायता नहीं मिल पाई। और यही सौतेलापन आज प्रदेश के 87% बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को वित्त विहीन शिक्षक की संज्ञा दिलाए हुए है, और उनको सरकारी व्यवस्था से बाहर किए हुए, उनको सरकारी मदद से बाहर किए हुए। यहाँ तक कि पिछली कुछ नेताओं ने अपने पत्र लिख करके इनका वोटर राइट भी, विधान परिषद में इनको वोट न देना पड़े, इनको हटा दिया था, क्योंकि वो इनकी बात नहीं करते थे, इसलिए इनको हटा दिया था। पर वो न्यायालय से लड़ करके इन वित्त विहीन शिक्षकों ने वित्त विहीन शिक्षक महासभा के बैनर तले जीता, और आज की तारीख में ये अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए संघर्षरत हैं, और अब एकजुट हैं, संगठन चला रहे हैं, संगठन चला करके ये वहाँ भेजना चाहते हैं, जिससे इनकी बात भी व्यवस्था में आ जाए। और मेरा विश्वास है कि जिस दिन इनके प्रतिनिधि बहुसंख्या में, बहुमत में विधान परिषद में होंगे, उस दिन निश्चित रूप से इनके संघर्ष के आगे कोई भी सरकार हो, वो इनको अपना जो हक है, इनको जो वेतन मिलना चाहिए उसका तय करेगी। अच्छा अजय जी, जैसे आपने बताया कि अभी ये 2000 से 4000, 5000 के बीच में ही पैसा मिल रहा है। अगर उसको माहवार में, महीने में, आंकड़ों में अगर प्रतिदिनों में तब्दील करें तो ये जो सैलरी मिल रही है, जिसको आप सैलरी कहना तो ज़्यादा ठीक होगा नहीं, लेकिन ये है कि वो तो एक जो मनरेगा में मजदूर काम कर रहा है उससे भी कम बैठती है। अगर उसको दिनों के हिसाब से ये आंकड़ा लगाएं तो ये तो बहुत ही दुर्दशा की बात है कि हम पहले ही अपने कार्यक्रम में मैंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी अहम बुनियादी ज़रूरतें हैं जिस पर कोई राष्ट्र प्रगति करता है, वो बुनियादी सवाल है।
तो इतने बड़े अहम मसले पर सरकारें अभी तक, जो पिछली सरकारें भी थी, उन्होंने भी कभी कोई पहल नहीं की। क्या क्या इसकी वजह हो सकती है? देखिए, सरकार सोचती है विधायकों के माध्यम से। सरकार की जो योजनाएं बनती हैं, जब विधानसभा और विधान परिषद में उनके प्रतिनिधि अपनी बात उठाते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं, तो उनके माध्यम से सोचती है। जो प्रतिनिधि अभी तक थे इतने लंबे समय से, उन प्रतिनिधियों ने एक वर्ग को ही चुना, उसी वर्ग से वो वोट लेना चाहते हैं, उसी वर्ग को मुख्य धारा में रखना चाहते हैं। और ये जो वित्त विहीन, ये जो प्राइवेट स्कूलों में 2-4 हजार 5 हजार पढ़ाने वाला शिक्षक है, इसको उस वर्ग से, मुख्य धारा से बाहर रखना चाहते हैं, उस वर्ग से बाहर रखना चाहते थे। इसीलिए उनका वोटर का राइट कटवा दिया, इसीलिए इनको जो है मुख्य धारा से बाहर रखा, और इसी वजह से इनकी बात कभी वहां पर नहीं उठने दी मजबूती से, जिसकी वजह से सरकारें पिछले समय सोच नहीं पाई। समय समय पर सरकारों ने जब सरकारों के सामने आंदोलन आए तो वो आंदोलन दबा दिए गए, चूंकि बहुत कम वेतन में और बहुत कम पैसे में, जैसे आपने सही कहा, मनरेगा के मजदूर को फिर ज़्यादा मिल जाता है। मिनिमम वेजेस एक्ट का कहीं पालन नहीं है इसमें। इतने कम पैसे में ये जीवन यापन कर रहे थे कि सड़क पर ये लंबी लड़ाई लड़ नहीं सकते थे, कभी लंबा संघर्ष कर नहीं सकते थे। रोज विद्यालय जाके पढ़ाना, वहां पर अपनी ड्यूटी देना, और इनके रिजल्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो मेरिट लिस्ट पिछले 15 सालों में आ रही है, 18 सालों में, आप ज्यादातर बच्चे, 98% बच्चे इन्हीं विद्यालयों के हैं, इन्हीं शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए हैं। बड़ी अहम और बुनियादी बात आपने बताया है, और ये सोचने वाली बात है सरकारों के लिए और उनके प्रतिनिधियों के लिए जो विधान परिषद में। हम तो इस माध्यम से ये भी कह सकते हैं कि भाई, शिक्षकों का जो प्रतिनिधित्व है, डॉक्टर्स को ऐसा प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया विधान परिषद में, वकीलों को नहीं दिया गया, पत्रकारों को नहीं दिया गया तो शिक्षकों को ही दिया गया। वो इसलिए दिया गया कि शिक्षक राष्ट्र की आवाज है। जी बिल्कुल। अब और भी हालात खराब हो गए हैं समय के साथ साथ। देखिए, कोरोना में, ये कोविड-19 का जो ये दौर है, इसमें तो जिनको गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है वो तो बट नेचुरल बात है कि कोषागार से मिल रही होगी, लेकिन वित्त विहीन शिक्षकों की हालत तो इस वक्त बिल्कुल बहुत ही बुनियादी तौर पर खराब हो सकती है, और उनकी जिंदगी कैसे चल रही होगी, उनका परिवार कैसे चल रहा होगा, ये तो बड़ा सोचने का विषय है। तो एक मसला ये है कि इनके लिए इस वक्त, इस काल में, ये जो प्रभावित हैं लोग कोविड-19 के काल से, तो इनके लिए खास तौर से वित्त विहीन शिक्षकों के लिए क्या आप लोगों की योजना है, रणनीति है, क्या करेंगे इनके लिए? लगातार ऐसा कोई मंच नहीं है जिस मंच पर वित्त विहीन शिक्षक की बात हम न कर रहे हों। और हमारे संघर्ष, वित्त विहीन शिक्षकों के संघर्ष, महासभा के संघर्ष, शिक्षक महासभा के संघर्ष का परिणाम है कि आज राजनीतिक गलियारों में जब शिक्षा की बात होती है तो वित्त विहीन शिक्षक की बात जरूर होती है, उनके प्रति चिंता जताई जाती है। वित्त विहीन शिक्षक महासभा ने इधर एक आंदोलन 17 अगस्त से शुरू किया है। इस 17 अगस्त से उत्तर प्रदेश के 75 जिले में वित्त विहीन शिक्षक महासभा के जो कार्यकर्ता हैं वो जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालयों पर 1 दिवसीय धरना देंगे। हम भी उत्तर प्रदेश के जितने जिलों में जा सकेंगे, संभव होगा वहां जाएंगे और जा करके उन शिक्षकों का समर्थन करेंगे। शिक्षक बचाओ आग्रह आंदोलन, मैं समझता हूं कि कोविड-19 के दौर में आंदोलन की बात करना, बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि जान बचाने से बड़ा ये शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। महासभा का निर्णय बड़ा निर्णय है ये। इस कोविड-19 पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग के सबके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। इन योजनाओं में उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए, बुनकरों के लिए, सब जैसे निचले तबके तक के लिए राशन की व्यवस्था की। हर घर तक राशन पहुंचाया, हर आने जाने वाले प्रवासी मजदूर को रास्ते में खाना दिया, पहुंचाया, उनके घरों तक पहुंचाया, मनरेगा के माध्यम से काम पहुंचाया। ये सब हुआ, लेकिन अगर कोई एक आवाज़, अगर कोई एक वजह छूटी रह गई तो वो शिक्षक। हमारा शिक्षक जो है वो मनरेगा में मजदूरी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी विद्यालय में रजिस्टर्ड शिक्षक है। हमारा शिक्षक जो है
उसको राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि वो श्रेणी में नहीं आ रहा है जिसको वो लाइन लगा करके जब राशन बंट रहा हो उसका आत्मसम्मान बचाना है। वो जहां राशन बंट रहा हो लंगर में या जहां राशन बांट रहे हो लोग कि अरे भाई गरीबी से, वहां नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि हो सकता है जिसके बच्चे को वो पढ़ाता हो उसका पिता ही बांट रहा हो सकता है उसका पढ़ाने वाला स्टूडेंट बांट रहा हो गरीबों को। वो आदर्श है और वो कहीं छूट गया है। उसको उसकी आवाज सरकार तक पहुंचे, उसका कठिन दौर सरकार तक पहुंचे। इस कोविड-19 में पिछले 5 महीने से बिना वेतन के किसी तरह जीवन यापन करने वाला ये शिक्षक, इसको संभालने की जरूरत है। अगर हम इसको संभालने में फेल हो गए तो निश्चित रूप से हम अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाएंगे। और इसलिए इस आंदोलन के समर्थन में हर जिला विद्यालय निरीक्षक तक जाएंगे। इनके माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक डीएम के माध्यम से हम इन शिक्षकों की बात सरकार तक पहुंचेगी, इनकी पीड़ा सरकार तक पहुंचेगी। और हमारा भरोसा है कि ये सरकार इन शिक्षकों की पीड़ा को सुनते हुए इनको कुछ न कुछ तत्काल कोविड-19 के तहत कुछ इनकी मदद करेगी और इनकी सारी समस्याओं का समाधान करेगी। शिक्षा शिक्षक बचाओ आग्रह आंदोलन के माध्यम से आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की हम अपना आग्रह सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आप पार्टी लाइन का अगर जिक्र हम करें तो आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो सत्ता और आंदोलन ये दो अलग अलग बातें हैं। इसमें कैसे आप तारतम्य बैठाएंगे और इसका संगम आप कैसे करेंगे? क्योंकि सरकार को अगर इतने ढेर सारे लोगों को जवाब देना है या उन तक कुछ पहुंचाना है, तो और ये बुनियादी सवाल अगर आप खड़ा करेंगे तो सरकार आपके ऊपर अगर सवाल खड़ा करेगी तो आप क्या करेंगे? आशुतोष भाई, मैंने शिक्षकों के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी का मैं मूल कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा जीवन रखा है। उसी तरह शिक्षकों को संरक्षण देना, शिक्षकों की पीड़ा, शिक्षकों की आवाज बन करके रहना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं गोरखपुर फैजाबाद के जो 94 विधानसभा हैं, 17 जिले हैं, उनमें से जो शिक्षक हैं उनको मैं पार्टी से जोड़ करके उनको मैं पार्टी की मुख्य धारा में लाऊं। शिक्षकों ने मुझे जिम्मेदारी दी है अपने संगठन का महासचिव बना के कि शिक्षकों की पीड़ा पूरी ताकत से मैं सरकार के समक्ष प्रस्तुत करूं। मैं अपने उसी धर्म का पालन कर रहा हूं। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और शिक्षकों का भी सच्चा सिपाही हूं। आज जरूरत है शिक्षकों को। आज जब शिक्षकों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, आज जब शिक्षक दयनीय स्थिति में, दुर्दशा में पड़ा हुआ है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, उनके लिए काम करें। इस जो ये शिक्षक महासभा ने आग्रह आंदोलन रखा है, ये सरकार तक शिक्षकों का आग्रह पहुंचाना है और मेरी ये जिम्मेदारी है। मेरा विश्वास है कि मैं पार्टी तक, मैं सरकार तक उनकी ये आवाज़ पहुंचाऊंगा और शिक्षक जो आज दुर्दशा में है वो निश्चित रूप से उसके लिए हम कुछ कराने में सफल होंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में शिक्षकों के लिए बड़े कदम उठाए। जैसे एक बड़ा कदम पहले ही उठाया कि पूरी व्यवस्था में आप देखिए, प्रदेश के जो पुरस्कार दिए जाता थे शिक्षकों को, उसमें वित्तविहीन शिक्षक नहीं था। लेकिन माननीय योगी जी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि वित्तविहीन शिक्षकों को भी उस राज्य पुरस्कार की श्रेणी में लाना है और उनके लिए अलग से पुरस्कार किया। मैंने जैसे कि पहले कहा कि वोटर नहीं बनने देते थे, लोग शामिल हुए, अपनी कुर्सी बची लाए। आपको ताज्जुब होगा, आप जैसे एक बच्चा अगर 20 साल की उम्र में नौकरी पा जाए और 40 साल तक नौकरी करे तो 60 साल में रिटायर हो जाएगा। 40 साल नौकरी करने के बाद लोग विधानसभा में 42, 44 साल से लगातार विधायक हैं और रिटायरमेंट नहीं हुआ उनका, केवल इसलिए कि वित्तविहीन की व्यवस्था अलग रहे, उनको एक निश्चित दल के माध्यम से वो अपना करना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
वोटर के मामले में कड़ी चिट्ठी लिखी, निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि नहीं, वित्त विहीन शिक्षक संपूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में काम करता है, ये अपना पठन पाठन का पूरा कार्य करता है, हम इसको अंशकालिक शिक्षक नहीं मानते हैं। और वोटर बनाने के लिए निर्वाचन आयोग से कहा, निर्वाचन आयोग ने काम किया है। हमारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना, माननीय उमेश द्विवेदी जी का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना इस बात का सूचक है कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के लिए काम करना चाहती है और शिक्षकों के लिए आगे बढ़ना चाहती है। हम सिर्फ अपनी आवाज़ आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी अपने निश्चित इरादों से, जिस तरह उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को सफल किया, 370 को किया, उसी तरह देश में और प्रदेश में शिक्षक समस्याओं को हल करेगी। शिक्षकों को सम्मान मिलेगा, शिक्षकों को वेतन मिलेगा और शिक्षक अपने, चूंकि आप जानते हैं भारत देश का भविष्य अगर कहीं पल रहा है तो विद्यालयों में पल रहा है और हमारा विश्वास है। अच्छा, इसी कोविड के दौर में अजय जी 6 मई को, मैं समझता हूँ कि 6 मई को 8 सीटें हैं विधान परिषद की आती हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों से जो भरी जाती हैं जी, उसमें से 6 लोग लगभग वो उसका कानून का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जी। तो आने वाला जो समय है इसमें किस तरीके की रणनीति और तैयारी है आपकी, क्योंकि अभी इनको भरा भी जाना है जी। और वक्त के साथ ये मतलब चुनाव भी होंगे। जी। तो ये बड़ा लंबा एक क्षेत्र होता है, क्योंकि एक विधायक जो होते हैं वो तो एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका इलाका छोटा होता है, लेकिन शिक्षकों के लिए एक लंबा निर्वाचन आयोग ने ये रखा हुआ है कि लगभग 94 विधानसभाएं आप लोग को कवर भी करनी पड़ती हैं और एक बहुत बड़ा दायरा है। तो कैसे इसकी क्या तैयारी आपकी चल रही है इस वक्त जो है? देखिए, कोविड की वजह से ये चुनाव टल गए, वरना ये चुनाव 6 मई से पहले संपन्न हो गए होते और आज विधायकों के वहाँ पर, अब मानसून सत्र आने वाला है, पर कोविड की वजह से आज शिक्षक प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं होंगे, सिर्फ 2 ही शिक्षक प्रतिनिधि होंगे। जो अगर आज की तारीख में 6 और होते और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वित्त विहीन के होते, तदर्थ शिक्षक साथियों के प्रतिनिधि होते, तो वो बात करते वित्त विहीन शिक्षकों की, तदर्थ शिक्षकों की। तदर्थ शिक्षकों का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उनकी भी बात चल रही है, लगातार किसी दिन हल हो सकती है। आज की तारीख में जो विधान परिषद की स्थिति है उसमें शिक्षक प्रतिनिधियों को तब तक हम वहाँ पर नहीं मान रहे हैं जब तक कि ये चुनाव नहीं हो जाता। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हम वित्त विहीन शिक्षकों के साथ, तदर्थ शिक्षक साथियों के साथ पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव आज हो, चुनाव 6 महीने बाद हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम शिक्षक की आवाज़ हर मंच पे, विधान परिषद के सड़क तक, गली तक, वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम वहाँ पे अंदर हैं नहीं हैं इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब भी विधान परिषद, निर्वाचन आयोग निर्णय लेता है चुनाव कराने के लिए, तब मुझे लगता है सारा शिक्षक समुदाय तैयार है। अब की व्यवस्था परिवर्तन होगा और वहाँ जो बहुत दिनों से वंचित शिक्षक है, जो बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा है, हमारे कंप्यूटर के शिक्षक हैं, हमारे वित्त विहीन के शिक्षक हैं, हमारे तदर्थ के शिक्षक साथी हैं, ये अपना प्रतिनिधि भेजने को तैयार हैं। जो शिक्षकों का निर्णय होगा हम उसके साथ फिर चलिए मान लेते हैं कि इन तदर्थ शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, वित्त विहीन शिक्षक, बहुत बड़ी तादाद है इनकी, इन लोगों ने आपको विधान परिषद में पहुंचा दिया और सरकार ने आपने नहीं सुनी, तो आप फिर खतरे की घंटी बजेगी, कैसे बजाएंगे आप वो घंटी? मैं वित्त विहीन शिक्षक, तदर्थ शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यवसायिक शिक्षक, इनकी आवाज़ हूँ। यदि समय के साथ अपने वोट की ताकत से इन लोगों ने मुझे विधान परिषद पहुंचाया, तो ये मेरा वचन है, ये मेरा प्रण है कि ऐसा कोई सत्र, ऐसा कोई दिन विधान परिषद में मेरा नहीं जाने वाला है जिस दिन मैं इनकी आवाज़ को विधान परिषद की वेल में मजबूती से न रखूं और इनकी आवाज़ को सरकार के कंधों तक, सरकार के कानों तक न पहुंचाऊं। मैं मजबूती से इनकी आवाज़ रखूंगा और मेरा विश्वास है कभी सरकारें विधान परिषद या विधानसभा के वेल में, उनके हाउस के अंदर कही हुई बातों को इग्नोर नहीं करती, उनकी बातों को प्राथमिकता से लेती है। विधान परिषद में जो पहुंचता है वो कम से कम, जब बड़े लंबे, जैसे ये 94 विधानसभा के अभी चुनाव, लेकिन जब 1 से 1.5 लाख शिक्षक चाहने लगता है, 1 लाख लोग मन बनाते हैं, तब कोई एक विधायक पहुंचता है। तो सरकारें इस बात को समझती हैं कि ये समुदाय की आवाज़ है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की आवाज़ को, शिक्षकों की आवाज़ को कोई सरकार टाल नहीं पाएगी। हम वहाँ मजबूती से आवाज़ उठाएंगे और इनकी बात पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह जी कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। हम जैसा कि कह रहे थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ी बुनियादी ज़रूरत है और 87%
जो बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा है वो वित्त विहीन शिक्षकों के कंधे पर है। और आज का जो दौर है, आज का जो ये काल चल रहा है कोविड-19 का, इसमें मनरेगा का जो एक मजदूर भी है उससे कम पैसा पाकर वित्त विहीन शिक्षक कैसे अपने घर के चूल्हे जला पा रहे होंगे, उनके पेट में जल रही आग कैसे ठंडी पड़ेगी, ये सोचने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है। और सरकार तक इस आवाज़ को बुलंदी से पहुंचाने के लिए अजय सिंह काम कर रहे हैं रातों दिन और लगभग 94 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। आज व्यक्ति विशेष में वो हमारे साथ मौजूद थे। आगे किसी और मुद्दे के साथ हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए नेशनल कवरेज।